नमस्कार दोस्तों, भावी क्लासेज में मैं देवनारायण गुर्जर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जो नए वीडियोज आएंगे हमारे उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और प्लीज़ आपको कोई भी टॉपिक से क्यूरीज हो वो कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, जो अपना जो अभी टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान इतिहास के अंदर हमें राजस्थान की जानकारी प्राप्त इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों में हमने पुरातात्विक स्रोतों का हमने अध्ययन करना शुरू किया था। उनमें हमने शिलालेख कंप्लीट कर दिए थे, अभिलेख जो हैं वो कंप्लीट कर दिए थे। उसके अलावा हमने प्रशस्तियां हमने कंप्लीट कर दी थी। अभी हमारा जो प्रेजेंट में जो पुरातात्विक स्रोतों में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्रों के लिए मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि ताम्रपत्र होते हैं, उनको हमें दूसरा नाम उनका हम क्या बोलते हैं, दान पत्र। तो हमारा अभी तो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, दान पत्र। दान पत्र भी इसको हमें बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दान पत्र या ताम्रपत्र मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आज भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो ताम्रपत्र होते हैं वो कोई राजा, सामंत या कोई सेठ या कोई भी जो भी कोई दान देना चाहता है, किसी को दान देता है, वो उस ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करके दे देता है। तो वो उस जो दान प्राप्त करने वाला होता है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बेनिफिट मिलता है ताम्रपत्र से। और ताम्रपत्र में जो जानकारी होती है वो क्या जानकारी होती है, जो दान देने वाला होता है उसकी जानकारी, उसका नाम वगैरह, और जो प्राप्त करने वाला है उसकी जानकारी, उसका नाम वगैरह, और जो दान में क्या वस्तु दी गई है उसका, या कोई भूमि दी गई है तो कितनी भूमि दी है उसका उसमें वर्णन होता है। तो देखिए उसके बाद में आज हमें कुछ ताम्रपत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा सबसे पहला जो ताम्रपत्र है वो है ढोल का ताम्रपत्र। कहां का, ढोल का ताम्रपत्र। ताम्रपत्र, ठीक है, ढोल का ताम्रपत्र। ढोल का ताम्रपत्र, अब मैं इसकी बात करूं तो इसका जो समय है वो कब का है, 1574 ईस्वी का। 1574 ईस्वी का है। ये कहां का है, तो ये मेवाड़ का है ढोल का ताम्रपत्र। मेवाड़ में उस समय शासक कौन थे, तो उस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के समय का ये ताम्रपत्र है, महाराणा प्रताप का ही ये ताम्रपत्र है। महाराणा प्रताप के बारे में ही अपन को जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो देखिए जो ये ताम्रपत्र है इससे अपन को क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है उसकी मैं बात करूं तो देखिए जो महाराणा प्रताप है उन्होंने एक ढोल जगह पे एक चौकी का निर्माण किया था, पुलिस चौकी, जो उस टाइम सैनिक चौकी बोलते हैं उसको। ठीक है, सैनिक चौकी, सैनिक चौकी का प्रबंध किया था कहां पे, ढोल में। ढोल एक गांव है, वहां पे महाराणा प्रताप ने एक सैनिक चौकी का प्रबंध किया था। और इस चौकी का जो प्रबंधक था, जो इसका प्रबंधक था, जो प्रमुख था, वो कौन था, तो वो था जोशी पूना। जोशी पूना, ठीक है। ये सारी जानकारी अपन को कहां से प्राप्त होती है, इसी से प्राप्त होती है। तो देखिए इससे जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ये जोशी पूना है, इनको महाराणा प्रताप ने भूमि अनुदान में दी थी ढोल गांव के अंदर। कहां पे दी थी, ढोल में भूमि अनुदान, भूमि दान दी थी, भूमि दान। ठीक है, भूमि दान दी थी
कहां पे, डोल गांव में। इसी की जानकारी इसी ताम्रपत्र से अपन को प्राप्त होती है। तो और ये जो सैनिक चौकी थी, देखिए ये सैनिक चौकी हल्दीघाटी युद्ध से थोड़े समय पहले ही इसका प्रबंध किया था महाराणा प्रताप ने, और ये काफी महत्वपूर्ण उस समय चौकी थी। खुद इसका ध्यान रखते थे, वो महाराणा प्रताप भी खुद भी इसका ध्यान रखते थे, तो इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण चौकी थी। इसकी जानकारी अपन को इस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो देखिए उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है आज का, वो कौन सा है, वो है गांव पीपली का, गांव पीपली का ताम्रपत्र। गांव पीपली का ताम्रपत्र है। गांव पीपली का ताम्रपत्र, यह ताम्रपत्र भी कहां का है, तो यह भी मेवाड़ का ही है और महाराणा प्रताप के समय का ही है। यह कब का है, तो यह 1576 ईस्वी का है, और हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था, 1576 में, तो उसी समय का यह ताम्रपत्र है। देखिए जो इस ताम्रपत्र से जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, वो क्या जानकारियां प्राप्त होती है कि जो महाराणा प्रताप है, उन्होंने युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध के जो समापन के बाद में, कि कौन से युद्ध के बाद में, हल्दीघाटी, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में जो मेवाड़ में हानि हुई थी, जो मेवाड़ बिखर गया था भाई, इस पे मुगलों, हल्दीघाटी युद्ध में मुगल जीत गए थे, अकबर की विजय हो गई थी। तो उस समय से जो उस समय मेवाड़ का जो केंद्रीय तंत्र था, जो केंद्रीय ढांचा था, वो बिखर गया था पूरा, वहां की प्रजा पूरी बिखर गई थी। तो महाराणा प्रताप की जो इस ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है, वो यही प्राप्त होती है कि जो हल्दीघाटी युद्ध है, उसके बाद में महाराणा प्रताप ने जो मेवाड़ का जो केंद्रीय प्रजा थी, या केंद्रीय जो प्रबंधन था, उसको पुनः बसाना शुरू कर दिया था। और जो उस समय जो हानि हुई थी हल्दीघाटी युद्ध में, उस हानि को पूरा करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। यह जानकारी अपन को इस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो देखिए आज ये दोनों महाराणा प्रताप के ही हैं। देखिए ये हल्दीघाटी से जस्ट थोड़ा पहले का है, ये हल्दीघाटी युद्ध के जस्ट पश्चात का है। ये सैनिक चौकी का निर्माण था, ये भी हल्दीघाटी से ही रिलेटेड सैनिक चौकी थी। और ये जो ताम्रपत्र है, इसमें तो पूरा हल्दीघाटी का ही जो नुकसान हुआ था उसी की भरपाई करने की कोशिश या उसको पूर्ति करने की कोशिश का जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए जो अपना जो नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है, वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो वो है बेडवास, बेडवास ताम्रपत्र। आपने एक बेडवास प्रशस्ति के लिए भी पढ़ा था, बेडवास प्रशस्ति का भी बारे में भी पढ़ा था। ये बेडवास ताम्रपत्र है। बेडवास ताम्रपत्र का टाइम कब का है, तो टाइम है 1643 ईस्वी का। 1643 ईस्वी के इस ताम्रपत्र से जो अपन को जानकारी जो प्राप्त होती है, वो क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो वो जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो बांसवाड़ा है, कहां पे, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा का है ये, और किसके समय का है, तो वो है समर सिंह का, समर सिंह के समय का ये ताम्रपत्र है। और कहां का है, बांसवाड़ा का। कब का है, तो 1643 ईस्वी का है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो समर सिंह है, इन्होंने एक हल, भूमि जोतने का आपने देखा ही होगा, हम भूमि जिससे जोतते हैं उसको हम बोलते हैं हल। तो
हल, एक हल, कितना, एक हल, एक हल भूमि दान दी थी। ठीक है, क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो समर सिंह है उन्होंने एक हल भूमि जितनी भूमि दान में दी थी। इसी का वर्णन इस ताम्रपत्र से अपन को प्राप्त होता है। और यह ताम्रपत्र इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भूमि दान में दी थी वो एक हल के बराबर दान में दी थी, इसीलिए यह ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कौन से ताम्रपत्र के अनुसार या किसने एक हल की बराबर भूमि दान में दी थी, या फिर बेडवास ताम्रपत्र के अनुसार समर सिंह ने कितनी भूमि दान में दी थी। ये सभी जानकारियां अगर पूछी जाती है तो इससे एक ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिलती है अपन को, एक हल भूमि दान में दी थी। देखिए उसके बाद में जो अपना जो अगला वो है ताम्रपत्र है वो कौन सा है, वो है ठीकरा गांव का ताम्रपत्र है। ठीक है, ठीकरा गांव का ताम्रपत्र है। यह ताम्रपत्र कब का है तो उसकी बात करें तो यह 1464 ईस्वी का है। कब का है, 1464 ईस्वी का। और 1464 ईस्वी के इस ताम्रपत्र से जो हमको सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होती है, एक ही जानकारी प्राप्त होती है, वो ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो इसमें गांव शब्द है, यह गांव है, गांव के लिए एक वर्ड यूज किया है, वो क्या है तो वो है मौजा। ठीक है, ये गांव के लिए एक शब्द यूज किया है, गांव के लिए वो क्या है, मौजा। इसी की जानकारी प्राप्त होती है अपन को ठीकरा गांव की ताम्रपत्र से। और यही इस ताम्रपत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, उसके बाद में अपन अगले तो ताम्रपत्र है उनकी मैं बात करूं तो कौन सा ताम्रपत्र है तो वो है डिगरोली, डिगरोली का ताम्रपत्र है। ठीक है, डिगरोली का जो ताम्रपत्र है, डिगरोली का ताम्रपत्र देखिए, जो डिगरोली का ताम्रपत्र है ये कब का है तो अगर जब इसके समय की बात करें तो ये कब का है, 1648 ईस्वी का, 1648 ईस्वी का ताम्रपत्र है ये। और इससे हमको जो जानकारी प्राप्त होती है तो ये पहले जानकारी ये प्राप्त होती है कि ये किसके समय का है और कहां का है, तो ये मेवाड़ का ही है। और किसके समय का है तो ये है महाराणा, उसमें कौन थे इसके शासक मेवाड़ के, तो महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह के समय का ये ताम्रपत्र है। महाराणा जगत सिंह की तुलादान की प्रथा के बारे में अपन ने पिछले में भी देखा था, कितने ही शिलालेखों में भी आया है कि जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह तुलादान की प्रथा कर रखे थे, तुलादान देते थे। तो देखिए जो इससे जो जानकारी प्राप्त होती है इससे डिंगरोली गांव, इससे क्या जानकारी प्राप्त हुई, एक व्यक्ति है उनका नाम है गढ़वी मोहनदास। क्या नाम है तो गढ़वी मोहनदास, गढ़वी मोहनदास। ठीक है, गढ़वी मोहनदास एक व्यक्ति है, इनको महाराणा जगत सिंह ने ये डिंगरोली गांव दान में दिया था। ठीक है, डिंगरोली गांव दान में दिया था किसको, गढ़वी मोहनदास को। यही जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा जगत सिंह है ये पहले चांदी का तुला दान में देते थे। किसका देते थे पहले तो पहले देते थे चांदी का। ठीक है, पर विक्रम संवत 1704 ईस्वी की बात करें तो 1600
1647 ईस्वी, ठीक है, 1647 ईस्वी से महाराणा जगत सिंह ने चांदी के तुलादान की जगह पे स्वर्ण का या सोने का, ठीक है, किसका, स्वर्ण का या सोने का, तो स्वर्ण का तुलादान में देने लगे थे और इसी के साथ में भूमि भी दान में देते थे। यह भी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है, तो वो इसी डिंगरोली ताम्रपत्र से अपन को प्राप्त होती है कि महाराणा जो जगत सिंह है, महाराणा जगत सिंह पहले किसका तुलादान में देते थे, चांदी का, और 1647 ईस्वी के बाद में किसका तुलादान में देने लगे, स्वर्ण का। इसके साथ में इन्होंने भूमि अनुदान में देने की व्यवस्था भी की थी इसी समय के बाद। और जो इस ताम्रपत्र से जो दान देने की जो मिलती है वो गढ़वी मोहनदास नामक व्यक्ति को ढीगरौली गांव दान में दिया था, ये जानकारी अपन को प्राप्त होती है। उसके बाद में मैं बात करूं अगले जो अपने ताम्रपत्र है उसकी, तो वो है कीट खेड़ी ताम्रपत्र। कौन सा, तो वो है कीट खेड़ी का ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र कीट खेड़ी का जो ताम्रपत्र है, देखिए कीट खेड़ी का ताम्रपत्र कब का है, तो कीट खेड़ी का ताम्रपत्र है 1650 ईस्वी का, ठीक है। 1650 ईस्वी के इस ताम्रपत्र से अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चौहान राजमाता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जो कीट खेड़ी गांव है, जो ये अपन को जहां से अपन को प्राप्त हुआ है, उससे अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति है जिसको दीक्षा गुरु भी कहते हैं, इसी से जानकारी प्राप्त होती है, वो भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है भट्ट विश्वनाथ। क्या नाम है, भट्ट विश्वनाथ, भट्ट विश्वनाथ, ठीक है। भट्ट विश्वनाथ को भूमि दान में दी थी, इसकी जानकारी इससे प्राप्त होती है। यह भूमि दान में कब दी थी, तो चौहान राजमाता ने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था, गोवर्धन नाथ मंदिर, ठीक है, श्री गोवर्धन नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी मंदिर के निर्माण की जब प्रतिष्ठान किया गया, जब उसकी मूर्ति स्थापना किया गया, तो उस समय भट्ट विश्वनाथ को यह भूमि दान में दी थी, उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये जो ताम्रपत्र है इसकी जो भाषा थी वो स्थानीय भाषा थी, पर इसके अंदर जो अंत में है उसमें 2 श्लोक लिखे हुए हैं। कितने श्लोक हैं, 2 श्लोक, और दोनों श्लोकों में जो भट्ट विश्वनाथ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें जो इसका उल्लेख है वो क्या है, तो वह है दीक्षा गुरु के नाम से इसका उल्लेख है। विश्वनाथ को क्या बोला गया है, दीक्षा गुरु, ठीक है। तो ये कीट खेड़ी ताम्रपत्र से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। दोबारा से देख लीजिए, कीट खेड़ी जो ताम्रपत्र है उसमें जानकारी प्राप्त होती है कि भट्ट विश्वनाथ को भूमि दान में दी थी चौहान राजमाता के द्वारा। जब मंदिर का कोई एक मंदिर निर्माण करवाया था श्री गोवर्धन नाथ मंदिर का, उसमें जब मूर्ति स्थापना की गई थी तो उसी समय इनको ये भूमि दान में दी थी। और इसकी जो भाषा है वो कैसी है, तो वो है स्थानीय भाषा। और जो इसके जो अंत में है उसमें 2 श्लोक दिए हुए हैं। उन 2 श्लोकों में ये उल्लेख होता है कि जो भट्ट विश्वनाथ है उनके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है दीक्षा गुरु, ठीक है। ये सारी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है, तो वो है कीट खेड़ी ताम्रपत्र से। इसके बाद में जो अपना जो अगला ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो वह है रंगीली ग्राम का ताम्रपत्र, ठीक है। तो अगला कौन सा है अपना, तो वह है रंगीली ग्राम का ताम्रपत्र, ठीक है।
रंगीली ग्राम का जो ताम्रपत्र है ये अपन को क्या जानकारी प्राप्त कराता है, तो वो जानकारी अपन को प्राप्त कराता है महाराणा राज सिंह के समय की। किसके समय की जानकारी प्राप्त कराता है? महाराणा राज सिंह के समय की। ठीक है, तो जो रंगीली ग्राम जो ताम्रपत्र है ये कब का है, तो इसके समय की बात करें तो यह है 1656 का। ठीक है, 1656 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। और इससे अपन को महाराणा राज सिंह के समय का जानकारी प्राप्त होती है। वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति है गंधर्व मोहन, क्या नाम है, तो उनका नाम है गंधर्व मोहन। ठीक है, गंधर्व मोहन। ठीक है, गंधर्व मोहन को राज सिंह, महाराणा राज सिंह, ठीक है, महाराणा राज सिंह ने गंधर्व मोहन को जो रंगोली गांव है वो दान में दिया था। इसके बारे में अपन को इस ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है कि जो रंगोली ग्राम है वो रंगीली जो गांव है, रंगोली नहीं है सॉरी, रंगीली गांव है। रंगीली जो गांव है वो गंधर्व मोहन को राज सिंह ने दान में दी थी। और इसके साथ में ही इस गांव से जो भी इनकम प्राप्त होती थी, चाहे वो कैसी भी इनकम हो, चाहे टका हो या कोई अन्य हो, खड़ हो, लाकड़ हो, कैसी भी इनकम हो, वो सभी छोड़ दिया था राज सिंह ने। ठीक है, इस गांव की। तो ये जानकारी भी अपन को इससे प्राप्त होती है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं रंगीली ग्राम का ताम्रपत्र के बारे में। तो रंगीली ग्राम का जो ताम्रपत्र है वो 1656 ईस्वी का है। ये राजा महाराणा राज सिंह के समय का है। और इससे जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या है कि राज सिंह ने गंधर्व मोहन को रंगीली गांव दान में दिया था। और उस रंगीली गांव से संबंधित जो भी इनकम थी वो सब छोड़ दी थी। ये संपूर्ण जानकारी इससे अपन को प्राप्त। तो देखिए, जो अपना अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो वह है कड़ियावाद का ताम्रपत्र है। कड़ियावाद का ताम्रपत्र है। ठीक है, तो कड़ियावाद का ताम्रपत्र है। वो ताम्रपत्र कब का है उसकी बात करें तो ये ताम्रपत्र कब का है, 1663 ईस्वी का। ठीक है, 1663 ईस्वी के इस ताम्रपत्र से अपन को यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो प्रतापगढ़ है वहां के एक शासक हैं सूरजमल ने चारणों को एक ही कर वसूलने का अधिकार दिया था। किसने, तो वह है सूरजमल। किसको दिया था, चारणों को। कर का क्या नाम था, नेग वसूलने का अधिकार दिया था। और जो इस ताम्रपत्र से अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त होती है कि एक भाटी राम नामक एक व्यक्ति है। क्या नाम है, भाटी राम नामक एक व्यक्ति को रावत हरि सिंह ने यह नेग वसूल करने की आज्ञा दी थी। और इसको कई राज्यों के सरदारों ने भी स्वीकार किया था। यही जानकारी अपन को इस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो एक बार रिपीट, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं, जो कटियावाद का ताम्रपत्र है इससे क्या ये कब का है, 1663 ईस्वी का। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो सूरजमल ने चारणों को एक नेग या जिसको बोलते हैं हम कर वसूल करने का अधिकार दिया था, उसको क्या बोलते हैं, नेग। ठीक है, तो नेग वसूल करने का अधिकार तो किसने दिया था, सूरजमल को। पर इससे जो ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है वो क्या है कि भाटी राम में नामक व्यक्ति को रावत हरि सिंह ने यह आज्ञा दी थी।
और इसको कई राज्यों के सरदारों ने भी माना था। ठीक है, तो यही जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। इसके बाद में जो अपना अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा है, तो वो है पारणपुर का ताम्रपत्र। कौन सा है, पारणपुर का ताम्रपत्र। ठीक है, पारणपुर का ताम्रपत्र। तो देखिए पारणपुर का ताम्रपत्र है, ये कब का ताम्रपत्र है, तो ये है 1676 ईस्वी का। ठीक है, पारणपुर का ताम्रपत्र कब का है, 1676 ईस्वी का। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराजा रावत है, यह महारावत है, जिनको हम बोलते हैं महारावत, है ना, महारावत प्रताप सिंह। कौन, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय का ये है ताम्रपत्र है। और इससे जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो उस समय का जो शासक वर्ग है और जो पंडित वर्ग है, उनको जो धार्मिक जो क्रिया कार्य करते थे, उद्यापन जो कार्य करते थे, या जो भी कोई धार्मिक कार्य करते थे, उनके बारे में इसमें उनको जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही में इसमें जो कुछ करों के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। साथ में एक जानकारी प्राप्त होती है कि जो शासक वर्ग है वो पंडितों को दान में कुछ दक्षिणा देते थे, उनके बारे में इसमें वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो यह है पूरनपुर का ताम्रपत्र। इससे क्या जानकारी, कब का है ये, तो 1676 ईस्वी का है और प्रताप सिंह, महारावत प्रताप सिंह के समय का ये ताम्रपत्र है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे क्या ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो शासक वर्ग है और जो पंडित वर्ग है, ये दोनों जब कोई धार्मिक धार्मिक उद्यापन करते थे, धार्मिक कोई भी कार्य करते थे, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उनके द्वारा दिए गए दान के वगैरह में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा कुछ इसमें करों के बारे में भी इसमें उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, ये जानकारी उनको प्राप्त होती है पारणपुर के ताम्रपत्र से। उसके बाद में अपना जो अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो है पाटण्य ताम्रपत्र। कौन सा है, पाटण्य का ताम्रपत्र। ठीक है, पाटण्य का जो ताम्रपत्र है, पाटण्य का ताम्रपत्र कब का ताम्रपत्र है, तो यह है 1677 ईस्वी का। ठीक है, पाटण्य ताम्रपत्र ये 1676 का है, ये 1677 ईस्वी का है। दोनों ही ताम्रपत्र महारावत प्रताप सिंह के ही हैं। ये ताम्रपत्र भी प्रताप सिंह के समय का ही है। इससे जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, यह भी किसके समय का है, प्रताप सिंह के समय का। प्रताप सिंह ने एक व्यक्ति को दान में दी थी, तो उसका नाम है मेहता जयदेव। ठीक है, मेहता जयदेव को पाटने गांव दान में दे दिया था। इसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है, मेवाड़ के गुहिल वंश में राजा गुहिल से लेके भरत भट्ट तक का इसमें वंश वर्णन मिलता है। उसके अलावा जो प्रतापगढ़ के जो राजवंश है सेमकरण से लेके हरि सिंह के समय तक का इसमें प्रतापगढ़ के राजवंशों का भी वंश वर्णन इसमें उल्लेख में मिलता है। तो देखिए एक बार दोबारा से फिर से मैं बता देता हूं, पाटण्य का जो ताम्रपत्र है वो कब का है, 1677 ईस्वी का, प्रताप सिंह के समय का ही यह है। और इससे जो जानकारी प्राप्त होती है कि जो प्रताप सिंह है उन्होंने पाटण्य गांव को मेहता जयदेव नामक व्यक्ति को दान में दे दिया था। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसमें राजा गुहिल से लेके भरत भट्ट तक की इसमें वंश वर्णन दिया गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ का जो सेमकरण है, सेमकरण से लेके हरि सिंह के तक का प्रतापगढ़ का राजवंश का वंश वर्णन इसमें दिया हुआ है। ये सभी जानकारी अपन को पाटण्य ताम्रपत्र से प्राप्त होती है।
उसके अलावा जो अपना जो नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है वो कौन सा है, वो है राजसिंह का ताम्रपत्र। ठीक है, राजसिंह का ताम्रपत्र अपन ने भी पहले भी देखा था। ये राजसिंह का ताम्रपत्र है, ये राजसिंह का ताम्रपत्र है। ये कब का है, तो ये है 1678 का। कब का है, 1678 ईस्वी का। ठीक है, ये महाराणा राजसिंह के समय का है। और इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो एक व्यक्ति है जिनका नाम है वेणा नागदा। क्या नाम है, वेणा नागदा। वेणा नागदा। ठीक है, वेणा नागदा को 2 गांवों में 3 हल तुलादान के उपलक्ष्य में जो भूमि दान देने का जो किया गया था, इसमें व्यवस्था भी की थी जगत सिंह ने, अपन ने पिछले उसमें देखा था। तो वेणा नागदा को 3 हल भूमि दान में दी थी। इससे पहले अपन ने एक पढ़ा था अभी, बेड़वास गांव का ताम्रपत्र है, वो समर सिंह के समय का, बांसवाड़ा के समर सिंह के समय का है। और उसमें 1 हल दान में देने के, भूमि दान में देने का वर्णन था। इसमें कितने भूमि है, तो इसमें है 3 हल। ठीक है, 3 हल भूमि। ठीक है, इससे अपन को ये जानकारी प्राप्त होती है। और ये कब दिया था, तो ये तुलादान की जो प्रथा थी उसके अनुरूप दिया था। उसके बाद में अपन ने एक बार फिर से मैं वापस इसे रिवीजन करा देता हूं। राज सिंह का ताम्रपत्र है, कब का है, 1678 ईस्वी का है। और इसमें जो वर्णन मिलता है कि महाराणा राज सिंह ने 2 गांवों में 3 हल भूमि जमीन, 3 हल भूमि दान में दी थी, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। यह भूमि कब दी थी, तो यह तुलादान के पुण्यार्थ में दिया गया था। ठीक है, ये सारी जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। अगला जो अपना ताम्रपत्र है वो कौन सा है, कोदाखेड़ी। कौन सा है, कोदाखेड़ी का ताम्रपत्र है। ठीक है, कोदाखेड़ी का जो ताम्रपत्र है ये कब का ताम्रपत्र है, इसके मैं बारे में बात करूं तो ये कब का है, 1713 ईस्वी का। 1713 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। ये ताम्रपत्र किसके समय का है, तो ये है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का। तो कब का है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय का ये ताम्रपत्र है। और इस ताम्रपत्र से अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो जानकारी अपन को प्राप्त होती है कि जो महाराणा संग्राम सिंह है, महाराणा संग्राम सिंह ने एक व्यक्ति है जिनका नाम है दिनकर भट्ट। क्या नाम है, दिनकर भट्ट। दिनकर भट्ट को एक गांव दान में दिया था। उसका क्या नाम था गांव का, तो उसका नाम है हिरण्य सौदान। ठीक है, हिरण्य सौदान गांव में दान में दिया था। और हिरण्य जो गांव है ये मेवाड़ के बरक, कौन से में, बरक परगने में आता था। बरक परगने का गांव था ये महाराणा संग्राम सिंह ने दिनकर भट्ट को दान में दिया था। और इस गांव से संबंधित जो भी कर वगैरह थे, जो भी सारी जो भी इनकम थी, वो सब माफ कर दी गई थी जो उस समय लगती थी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से वापस बता देता हूं। कोदाखेड़ी जो ताम्रपत्र है ये कब का है, 1713 ईस्वी का है। और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का समय का ये ताम्रपत्र है। इससे अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा दिनकर भट्ट को
एक गांव दान में दिया था, उसका नाम क्या नाम था? हरण्य सौदान। ठीक है, ये गांव कहां पे है? तो ये गांव था बरक परगने में। कहां था? बरक परगने में ये गांव आता था। और इस गांव से संबंधित है, कौन से गांव से? हिरण्य सौदान से। हिरण्य सौदान से संबंधित जो भी कर वगैरह, जो भी लागत वगैरह जो भी आता था, जो भी टका जिसको हम बोलते थे, जो भी आता था वो सब कुछ माफ कर दिया गया था। ये सारी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है? तो है खोदाखेड़ी का ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अपने अभी भी कुछ ताम्रपत्र शेष बचे हुए हैं, उन ताम्रपत्रों को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो अपना ताम्रपत्रों का जो है, ताम्रपत्र लगभग अपन ने 20-22 ताम्रपत्र अभी तक अपन ने कर चुके हैं। और भी अपने ताम्रपत्र बचे हुए हैं, 7-8 ताम्रपत्र और बचे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आपका कुछ बचे नहीं। और देखिए, मैं एक आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरे को भी आपकी भाषा में बात करना भी आता है, गांव की भाषा में भी बात कर सकता हूं, परंतु आपको बात करने से थोड़ी होता है। बात तो कहीं टीचर करते हैं, पर आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम फाइट करना है, आपको एग्जाम की मेरिट लिस्ट में आना है। और मेरिट लिस्ट में कब आएंगे? मैं आपकी भाषा में बात करने से नहीं, आपको तब आओगे जब आपको कुछ चीज हटके मिलेगी, या जैसे कि संपूर्ण जो जानकारी है वो एकत्रित मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूं, उसके बारे में मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि आप इन्हीं चीजों के बारे में एक बार इसमें देखें, क्लास में 2 बार देखें क्लास को, उसके बाद में आप खुद रिवीजन कीजिए। एक बार अगर आप रिवीजन कर लोगे, उसके बाद में 2 बार क्लास देखने के बाद में एक बार आप रिवीजन करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका राजस्थान इतिहास में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको आपके एग्जाम में आप बैठे रहो और आप आंखें मसलो या इधर उधर ताकते रहो। आप जब भी आपके सामने कुछ भी आएगा, आप टिक लगाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। पर यह है, कंटिन्यू आप क्लास देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो क्लास को, उसके बाद में आप एक बार रिवीजन कर लो। उसके बाद में आपको पढ़ने की भले राजस्थान इतिहास को जरूरत नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। रिवीजन के लिए मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि अपना जो माइंड है वो कोई भी चीज होती है जो अपन ने पढ़ी है उसको रिकॉल कर लेता है, इसलिए रिवीजन अवश्य करते रहें। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो भी अगले वीडियोज आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको जो भी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट्स हो वो बताइए, या कोई आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई क्वेरीज हो आपकी, तो वो आप बता दीजिए, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।